जमशेद भाई बुआ गाएंगी, क्या आप गिटार बजाना पसंद करेंगे? कमाल ने कहा और जमशेद ने यूं ही मुंह खोले खोले गर्दन हिला दी। फिर उसने गिटार उठाया। अब भी किसी की इसकी तरफ तवज्जो नहीं थी। मेरे दिल में बेख्तियार इसके लिए हमदर्दी पैदा होगी। दरहकीकत वो गरीब अकल से पैदल था, वरना ऐसी अजीबोगरीब सिचुएशन पर भला किसी के हवास कायम रहते हैं? मैं जानता था खुले मुंह से किस कदर तकलीफ होगी, लेकिन वो इस हालत में भी मगन था, गिटार बजाने के लिए तैयार था। मैंने तालूत की तरफ देखा। तालूत भी गहरी निगाहों से जमशेद का जायजा ले रहा था। फिर उसने ठंडी सांस ली और अचानक बुआ शुरू हो गई। नींबू नारंगी और हीरे की कुन्नी मरानियां, इंतहाई बेसुरी बेतुकी आवाज और ना समझ में आने वाला गाना। फिर ऊपर से जमशेद का झूम झूम कर गिटार बजाना, जिसकी वजह से बेचारी बुआ को चीख चीख कर गाना पड़ रहा था। लोगों की हंसी रोकते रोकते बुरी हालत होगी, लेकिन बुआ ने भी फैसला कर लिया था कि अब शुरू किया तो खत्म करके ही दम लेंगी। आरफ, तालूत ने ऐसा से मेरे कान में सरगोशी की। हाँ, देख रहे इस गधे को, इसे अपने खुले मुंह का कोई एहसास ही नहीं है। रहम करो तालूत, इसकी इस बात से अंदाजा लगा लो कि क्या है। बंद कर ले बे, तालूत ने कहा। मैंने चौंकस की शक्ल देखी। ये जुमले मुझसे नहीं कहे गए थे, इसलिए मैंने जल्दी से जमशेद की तरफ देखा। फिर एक गहरी सांस ली। जमशेद का खुला हुआ मुंह बंद हो गया था, लेकिन दरहकीकत या तो वो शख्स बेपना फुलादी असाब का मालिक था या फिर बिल्कुल ही पागल। इसने अब भी कोई परवाह नहीं की थी। गिटार इसी तरह बज रहा था। बुआ अब तक गा रही थी। खुदा के लिए बुआ बस करें, वरना कोई ना कोई जरूर मर जाएगा, सीमी ने कहा। फूट पड़ी। फिर क्या था? चारों तरफ से हंसी का तूफान उमड़ पड़ा। सभी बुरी तरह हंस रहे थे। इनके साथ बुआ की बिगड़ी हुई आवाज सुनाई दे रही थी, इसलिए इनकार कर रही थी। देखा ना, मजाक उड़ा रहे हो सब मिलकर। सिर्फ है मैंने तुम्हारे हाथ पर गाया और तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो। ओ, ये क्लासिक नहीं समझता पुराना औरत। बाई गॉड, हमारा रूह खुश हो गया। तुम गाता था तो ऐसा लगता था जैसे आसमान से शराब बरस रहा हो। चारों तरफ मस्ती फैल गया था। जमशेद ने हमदर्दी से कहा, देख तू ना बोलियो, बस कह दे रही हूँ, हाँ, वरना अपनी और तेरी जान एक कर दूंगी। वो आस्तीन चढ़ाकर बोली और जमशेद खौफजदा अंदाज में पीछे हट गया। तो फिर क्या हम भी हंसते? उसने कहा। हंस ले, तू भी हंस ले। ले और सुनो, इन लड़के लड़की ने मुझे समझ के क्या रखा है, खुदा की मार। बुआ तेजी आगे बढ़ गई। सभी ने रोकते रह गए, लेकिन अब वो किसी की नहीं सुन रही थी। रात खासी गुजर गई थी, इसलिए थोड़ी देर के बाद निश्चित बर्खास्त हो गई और सब एक दूसरे से रुखसत होकर अपने अपने कमरों में आ गए। तालूत शकीला से गुफ्तगू करता हुआ आया था। पिछले शकीला को खुदाफिज कहा और मेरे पास आ गया। मैंने इस दौरान लिबास वगैरह तब्दील कर लिया था। तालूत ने भी सोने की तैयारियां की। फिर हम दोनों अपने अपने बिस्तरों पर लेट गए। तालूत खामोश था। फिर अचानक उसने कहा, वैसे इस गधे ने शकीला से पिंगे बढ़ाने की कोशिश की थी। क्या कह रहा था? कोई खास बात तो नहीं, बस शकीला ने महसूस किया था। बड़ा अनोखा इंसान है, पागल होने में थोड़ी सी कसर बाकी है, लेकिन मैं इसका ये पागलपन भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। तुम इसे समझा देना। आइंदा अगर मैंने इसे शकीला के गिर्द मंडलाते देखा तो इसके सर पर दरख्त उगा दूंगा। वो बेचारा खामोशी से सर झुकाए झुकाए फिरेगा और जुबान से उब भी नहीं करेगा। अबे तो क्या शकीला ही रह गई थी, अफशा भी तो है। ए मिस्टर, अक्ल की बात करे, वरना अच्छा नहीं होगा। मैं तो सिर्फ बात कह रहा हूँ, मगर से अहमक के लिए किया भी क्या जा सकता है। हाँ हाँ, बात की हद तक कोई बात नहीं। मैंने कहा, मुझे खतरा हो गया था कि तालूत अफशा के सिलसिले में कोई हरकत ना कर डाले। काफी देर तक हम इस दिलचस्प नशिस्त के बारे में गुफ्तगू करते रहे, फिर सो गए। दूसरी सुबह आम सी थी। नाश्ते पर वही दबी दबी मुस्कुराहटें, वही लगाव का इजहार। बुजुर्गों के अंदाज में भी कोई खास बात नहीं थी। नाश्ते के बाद हमने अफशा और शकीला से गुफ्तगू की। फिर हम बाहर जाने के लिए तैयार हो गए। बाहर निकले ही थे कि जमशेद साहब आड़े आ गए। उन्होंने आते ही सलाम किया और मिसमिसी शक्ल बनाकर खड़े हो गए। हैरियत भाई साहब? तालूत ने पूछा। ठीक आए, ठीक आए, ठीक आया, बिल्कुल ठीक आए, जमशेद भारी आवाज में बोला। हमारे लायक कोई खिदमत? शुक्रिया शुक्रिया, जमशेद ने इसी तरह फूले हुए मुंह से कहा। कोई खिदमत नहीं है? जी नहीं, उसने कहा। फिर जनाब का नजूर क्यों हुआ? रास्ता क्यों रोक लिया है? मैं भी आपके साथ जाएंगा। अरे खुदा की पनाह, कहाँ? तालूत चौंक कर बोला। जहां आप लोग जाएंगा। मगर मेरे भाई, आखिर क्यों? हमने क्या गलती की है? तालूत ने कहा, ये रास्ते में बताएंगा। जमशेद बच्चों के अंदाज में जिद करते हुए बोला। संभालो, तालूत ने मेरी तरफ रुख करके कहा। ले चलो यार, देखे क्या नया गुल खिला है, मैंने कहा। तालूत ने मेरी तरफ देखा, फिर गर्दन हिला दी। हमने जमशेद को साथ आने की इजाजत दे दी। फिर हम तीनों चल पड़े। ड्राइविंग मैं कर रहा था। तालूत अजारा हलाक जमशेद के साथ पिछली सीट पर बैठ गया था। जमशेद बेदरंजीदा नजर आ रहा था। क्या बात है मेरी जान, कुछ मुंह से तो फूटो। तालूत ने जमशेद के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा और अचानक जमशेद की सिसकियां शुरू हो गई। इसकी आंखों से आंसू भी बह रहे थे। मैं और तालूत बुरी तरह बौखला गए। मैंने जल्दी से गाड़ी सड़क के किनारे रोक दी। मुंह फाड़े जमशेद की तरफ देखने लगा। अरे अरे जमशेद, अरे जमशेद, अरे क्या हो गया? वो पागल इंसान। तालूत के लहजे में हमदर्दी आ गई। वो अजीब सी निगाहों से जमशेद को देख रहा था। जमशेद चुप भी अचानक ही हो गया था। हम दोनों हमदर्दी से उसे देख रहे थे। जमशेद ने जेब से रुमाल निकालकर आंखें और चेहरा साफ किया, फिर इस तरह चौंक कर हमारी तरफ देखने लगा जैसे मैं भूल ही गया हो। फिर इसने होनकों की तरह चारों तरफ देखा, फिर इसका चेहरा धुआं हो गया। हम दोनों गहरी निगाहों से इसका जायजा ले रहे थे। फिर तालूत ने मुझे इशारा किया, चलो आरफ, और मैंने गहरी सांस लेकर गाड़ी आगे बढ़ा दी। कहाँ चलूं? कारपेट सेंटर, तालूत ने ऐसे कहा। मैंने महसूस किया था कि जमशेद के लिए इसके दिल में हमदर्दी पैदा हो गई है। रास्ते में इसने जमशेद से कोई और बात नहीं की। थोड़ी देर के बाद हम कारपेट सेंटर पहुंच गए।
दिन रात काम हो रहा था। तसद्दुक दर हकीकत एक उम्दा कारकुन साबित हुआ था। इसने नहायत आजिज़ी से हमारा इस्तकबाल किया, फिर हमें अपनी कारकर्दगी के बारे में बताने लगा। जमशेद बिल्कुल खामोश हमारे साथ चल रहा था। मैंने कई बार इसके चेहरे की तरफ देखा, लेकिन चेहरे पर कोई तासुरात नजर नहीं आ रहे थे, बस पार्ट सा चेहरा। न जाने इस बेचारे की खोपड़ी के अंदर क्या चीज रखी हुई थी। फिर हम अपने शानदार दफ्तर में आ बैठे। तसद्दुक हमारे साथ था। उसने कई बार अजीब सी निगाहों से जमशेद की तरफ देखा था, लेकिन जमशेद साहब तो इस पर दुनिया से ही गए हुए थे। हाँ तसद्दुक, आप सुनाओ, तालूत ने कहा। आज दोपहर तक एक एक काम खत्म हो जाएगा जनाब। स्टाफ के बारे में क्या किया? एक फहरिस्त बना ली है, इसके बाद आप जो हुक्म कर दें, तसद्दुक ने जवाब दिया। फिर इसने हमारे सामने फहरिस्त पेश कर दी। काफी लंबा चौड़ा स्टाफ था। तसद्दुक की सलाहियत का हमने दिल से इतराफ किया। दर हकीकत इस मामले में खूब तजर्बा था। कैसी फर्म के लिए इसने जैसे स्टाफ का इंतखाब किया था, इससे हम पूरी तरह मुतमईन थे। मुनासिब फहरिस्त है, मैंने मंजूरी दे दी। तालुक ने इस मामले में मुदाखलत नहीं की थी, वो खामोशी से ये कार्रवाई देख रहा था। इन लोग के अपॉइंटमेंट के सिलसिले में क्या करोगे तसद्दुक? जो हुक्म फरमाएं जनाब। मेरा ख्याल है ये फहरिस्त एक्सचेंज को दे दो, फिर इन लोगों के इंटरव्यू कर लो। जी वो मैं कर लूं? हाँ तो क्या हर्ज है भाई, तुम इस फर्म के मैनेजर हो। मैंने कहा। तसद्दुक ने गर्दन झुका ली। फिर वो ऐसे से बोला, आपने मुझे कैसे क्या बना दिया साइम साहब, लेकिन तुम्हारी सलाहियतें देखकर एहसास होता है कि इसमें हमारी कोई मेहरबानी शामिल नहीं है। तुम तुम्हारे लिए बेहतरीन आदमी हो, मैं दिल से शुक्रगुजार हूँ। वैसे इंटरव्यू के दौरान हम भी कभी कभी आते रहेंगे। तुम एक हफ्ते के अंदर ये पूरा स्टाफ रख लो, इसके बाद हम कारपेट सेंटर का इफ्तिताह कर देंगे। जो हुक्म। तसद्दुक ने गर्दन हिला दी। और कोई काबिल जिक्र बात तो नहीं? जी कोई खास बात नहीं। शमशेर लिमिटेड से कोई रब्ता कायम नहीं हुआ? हो जी नहीं, दरअसल किसी को मालूम ही नहीं है कि इस इमारत में किस चीज की फर्म कायम होगी। तसद्दुक ने जवाब दिया। अभी मालूम भी नहीं होना चाहिए। हाँ कुछ काम बाकी रह गए। हाँ कुछ काम और बाकी रह जाते हैं। जी बोर्ड और नेवन साइन। मैंने यहाँ के 3 बड़ी पब्लिसिटी फर्मों से रब्ता कायम किया है। इनसे ये बात भी हो चुकी है कि किसी वक्त भी इन्हें बोर्ड और नेवन साइन के लिए अर्जेंट ऑर्डर दिया जा सकता है। कंपनी का नुमाइंदा इमारत का जायजा ले गया है। बहुत खूब। क्या है आदल? अरे हाँ मिस्टर तसद्दुक, इनसे मिलो। ये जमशेद उर्फ जिम उर्फ जिमी है। मैंने कहा। बड़ी खुशी हुई। तसद्दुक ने मुस्कुराते हुए कहा। कुछ खातर मदारात करो इनकी, ये तुम्हारे मेहमान हैं। जरूर जरूर। तसद्दुक जल्दी से बाहर निकल गया। हम दोनों ने बेयक वक्त जमशेद की तरफ देखा। आप कहाँ खोए हुए हैं मिस्टर जमशेद? इधर ही हाय, इधर ही हाय। जमशेद जल्दी से बोला। क्या सोच रहे हो? मिस्टर तो साडू के बारे में सोचा था। कितना लकी आदमी हाय, कितना रिचमैन हाय, मेरे को नहीं मालूम था इसका इतना बड़ी कंपनी हाय। जमशेद ने कहा। ओ वाकई जो बात कही लाजवाब कही। तालूत ने कहा। और फिर चौंका बोला, तुम रो क्यों रहे थे? कब? गाड़ी में। तालूत से घूरने लगा। ओ मुझे याद नहीं हाय, कोई बात याद आ गया होगा। ला हौला वला कुव्वता। तालूत ने बुरा सा मुंह बनाया। मैं भी जमशेद को घूरने लगा। याद करने की कोशिश करो वरना तुम्हारा मुस्तकबिल खतरे में पड़ जाएगा। मैंने कहा। ओ आई सी। जमशेद ने होश कोड़े, फिर चौंक कर बोला, हाँ हाँ याद आ गया। फिर इसके नथने फूलने पिचकने लगे। मेरे बदन में हल्की सी सनसनी दौड़ गई थी। कहीं कम्बा शकीला के बारे में मेरा भांडा ना फोड़ दे। तालुत गौर से इसकी शक्ल देख रहा था। अब उगल भी दो, तुम तो पेशावर रोने वाले मालूम होते हो, सारे गुराते हैं। मिस्टर साइम, मिस्टर आदम, प्लीज मेरे को बताओ मैं क्या करे? जमशेद गुलगीर आवाज में बोला। हुआ क्या है मेरी जान? तालुत ने पूछा। मेरे को लब करना मांगता, मगर इधर लड़की लोग लिफ्ट नहीं देता, अब किधर जाए? तुमने कहाँ कहाँ कोशिश की? तालुत ने पूछा। पहले शीमी ट्राई किया, बट इसका मामला समझ में नहीं आता। कभी लोग बोलता वो एहसान का वाइफ है, मेरे को नहीं मालूम। दूसरे नंबर पर कौन था? शाकीला, मगर वो मेरे को देखकर रास्ता छोड़ देता है, मैं इसको भी ट्राई नहीं कर सकता। तीसरे नंबर पर मेरी कजन अफशा है, मगर मेरे को लगता है वो भी मेरे को लिफ्ट नहीं देगा। ठीक लगता है, मैंने जल्दी से कहा। तालुत बेख्तियार हंस पड़ा। फिर मैं क्या करे? जमशेद ने दर्द भरे अंदाज में कहा। इश्क करना जरूरी है? तालुत ने पूछा। हाँ, वो बेचारगी से बोला। वेरी गुड, लेकिन आखिर क्यों? मिस्टर साइम, हम आपको क्या बोले, बस आप यूं समझो, हमारा पापा मिस्टर शेडो बेहद कंजूस आदमी है। इसने इधर कोशिश किया कि किसी रिच लड़की से हमारा मैरिज हो जाए, मगर इधर उधर किसी ने हमारे साथ मैरिज नहीं बनाया। तब इसने एक स्टेटमेंट बनाया और हमको इधर भेजा। इसने बोला इधर का लड़की लोग लव करता है, इधर किसी मादा लड़की से लव करो, शादी करो। और मिस्टर आदिल, बाय गॉड हम लव करना नहीं मांगता, बट तो मिस्टर शादाब दौलत हासिल करना चाहते हैं? तालुत ने पूछा। हाँ। खुद वहां इनकी क्या पोजीशन है? बहुत खराब, एकदम खराब, बहुत सा कर्ज है, वो खुद अच्छा आदमी नहीं है। हम सब लोग को भी खराब किया, मगर इधर हम किसी को नहीं बताएंगा। इसके अलावा दौलत हासिल करने का कोई और जरिया नहीं है? तालुत ने पूछा। हमारा समझ में नहीं आता, हम तो म्यूजिकल मैन है, हम ये सब कुछ नहीं जानता। आदमी बुरे नहीं हो यार, मगर कोई तुम्हारे लिए क्या कर सकता है? तालुत ने कहा। बस हम अपने पापा से परेशान है, वरना कोई बात नहीं। हम तुम्हारी क्या मदद कर सकते हैं? तालुत ने पूछा। कुछ नहीं, बस आप लोग का दोस्ती ठीक है। दोस्त बनाओगे? तालुत ने पूछा। अगर आप मेरे को चांस देंगे तो जरूर बनाएंगे। जमशेद ने कहा। क्या ख्याल है भाई? तालुत ने पूछा। ठीक है, आदमी बुरा नहीं, लेकिन कुछ शराइत होंगी मिस्टर जमशेद। तालुत ने कहा। मंजूर हाय। सुने बगैर? बिल्कुल बिल्कुल, आप लोग बहुत अच्छा हाय, जो बोलेगा अच्छा बोलेगा।
پھر بھی سن لو، ساری لڑکیاں انگیج ہیں، مطلب یہ کہ سیمی، افشاں اور شکیلا، تم ان میں سے کسی سے عشق لڑانے کی کوشش نہیں کرو گے؟ بالکل نہیں کروں گا، بس پہلی اور آخری شرط یہی ہے۔ میرے کو منظور ہے۔ تب ہاتھ ملاؤ۔ پہلے میں نے جمشید سے ہاتھ ملایا، پھر طالوت نے۔ جمشید بہت خوش نظر آ رہا تھا، اس کے چہرے پر بڑی معصومیت تھی اور ہم بھی اب اس کے لیے مخلص ہو چکے تھے۔ تصدق نے کافی تکلف کیا تھا، بہرحال ہم نے خوب کھایا پیا، جمشید بھی ہمارے ساتھ شریک تھا۔ پھر ہم وہاں سے واپس چل پڑے، لنچ کوٹھی میں کیا۔ رات کے کھانے پر تنویر صاحب نے ہماری مصروفیات کے بارے میں پوچھا۔ کارپیٹ سینٹر تکمیل کے مراحل سے گزر چکا ہے، بہت جلد ہم اس کا افتتاح کرنے والے ہیں، میں نے کہا۔ پھر طالوت بولا، اس کے علاوہ تنویر صاحب اب آپ ہمیں اجازت بھی دیں گے؟ کیا مطلب؟ سب چونک پڑے۔ سائم بھائی یہاں مشکل رہائش چاہتے ہیں، اس لیے ضروری ہے مہمان نوازی ختم کر دی جائے۔ تم یہاں مہمان تو نہیں ہو سائم؟ تنویر نے مجھے مخاطب کر کے بولے۔ یقیناً یہ درست ہے، لیکن میں چاہتا ہوں ہم کوئی اپنی رہائش کا بھی بنا لیں۔ اس میں کوئی حرج نہیں تنویر، نواب جلال الدین نے دخل دیا۔ وہ تو ٹھیک ہے، لیکن یہ کچھ بھی کریں، اگر قیام یہاں رہے تو کیا حرج ہے؟ ان لوگوں کی وجہ سے یہاں رونقیں سمٹ آئی ہیں، میں نے کھونا نہیں چاہتا۔ ہم یہاں سے دور نہیں جائیں گے تنویر صاحب، ہر لمحے آپ کے قریب ہوں گے۔ میں تمہیں روکنے کا کوئی جواز نہیں رکھتا سوائے اپنی محبت کے، تنویر صاحب سنجیدگی سے بولے۔ پھر کافی دیر تک اس موضوع پر بحث ہوتی رہی۔ بلال تنویر صاحب کو بھی ماننا پڑا تھا، لیکن کھانے کے کمرے سے باہر نکلتے ہی افشا نے میری ٹانگ پکڑ لی۔ سائم صاحب بڑی سنجیدگی سے بولی۔ جی کیا بات ہے افشا؟ میں نے چونک کر پوچھا۔ ذرا تشریف لائیے، وہ سنجیدگی سے بولی۔ میں اس کے ساتھ چل پڑا۔ باغ کے ایک سنسان گوشے میں پہنچ کر وہ رک گئی، پھر مجھے گھاس پر بیٹھنے کے لیے کہہ کر خود بھی بیٹھ گئی۔ کیا بات ہے افشا، اتنی سنجیدگی؟ میرا دم گھٹ رہا ہے، میں نے بے چینی سے کہا۔ یہ گفتگو کیا ہو رہی تھی؟ او یہاں سے جانے کے بارے میں۔ جی ہاں، تمہیں پسند نہیں آئی ہوگی؟ جی نہیں، بہت پسند آئی ہے۔ کب تشریف لے جا رہے ہیں آپ؟ اور یہ کہہ کر اس کے بعد بھی آنا جانا رہے گا یا تعلقات بھی ختم کر لیں گے؟ افشا نے کہا۔ بہت خوب افشا، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ کیا حضور مجھے گھر داماد بنا کر رکھیں گی؟ کیا مطلب؟ اگر حضور کی یہی خواہش ہے تبھی مجھے اعتراض نہیں ہوگا، میں تیار ہوں، لیکن ہر لڑکی کے دل میں اپنے گھر کی آرزو ہوتی ہے، میں آپ کے لیے گھر بنانا چاہتا ہوں۔ اب بتائیے، لیکن ابھی کیا ضرورت ہے؟ افشا نرم پڑ گئی۔ کیوں؟ کیا حضور کی خواہش ہے کہ خادم جو اسی طرح بنا شادی کی پھرتا رہے؟ اور افشا مسکرا دی۔ جی جی فرمائیے، لیکن مکان کہاں خریدیں گے؟ 1000 مکانات خرید لیں، لیکن آپ کے قدموں سے دور جانا کون پسند کرے گا؟ ہاں، کل لوگ یہ نہ کہہ سکیں گے کہ صاحبزادہ کے پاس سچ چھپانے کا ٹھکانہ تو ہے نہیں۔ بس خاموش ہو جائیے، آپ کی فرم شاید اسی ماہ سے کام شروع کر دے، اس کا ابتدا بھی آپ ہی فرمائیں گی، پلیز ایسا نہ کریں۔ کیا مطلب؟ مجھے تو شرم آئے گی۔ افشا منہ پائے کھڑی رہی اور میں کافی دیر تک مبہوت کر اسے دیکھتا رہا۔ پھر افشا کو پرسرا خاموشی کا احساس ہوا، اس نے چہرے سے ہاتھ ہٹا لی، تب میں بھی سنبھلا، پھر میں نے ایک طویل سانس لی۔ بہتر ہے، حضور کے حکم کی خلاف ورزی کی مجال کسے ہے؟ پھر افشا اپنے کمرے کی طرف چلے گی اور میں اپنے کمرے میں۔ شب و روز ہنگاموں سے تنویر صاحب کی کوٹھی میں باہر آ گئی تھی، زبردست وسائل کے آدمی تھے، 150 مہمان ان پر کہاں بھاری پڑتے۔ ہمارا معاملہ عجیب بھی تھا، تنویر صاحب فطرتاً نیک، وہ ہمیں بھی بہت چاہنے لگے تھے۔ دوسری طرف تعلق کارپیٹ سینٹر کی طرف پوری طرح متوجہ ہو گیا تھا، اکثر وہ تنہائی چلا جاتا، مجھے اب اس سرفرے جن کی کسی بات پر کوئی حیرت نہیں ہوتی تھی۔ بلاخر ساری تیاریاں مکمل ہو گئی۔ ایک رات میں اور تعلق اپنے کمرے میں کارپیٹ سینٹر کے افتتاح کا پروگرام بنانے لگے۔ یہ بات تو طے ہے کہ افتتاح نواب جلال الدین کریں گے؟ میں نے پوچھا۔ ہاں، تمہارے خیال میں ان سے اچھی شخصیت کس کی ہے؟ تعلق بولا۔ نہیں ٹھیک ہے، اس کے علاوہ ہمارے گھر کا افتتاح بھی ہوگا۔ تعلق نے کہا۔ گھر؟ کون سا گھر؟ ارے بھائی وہیں جہاں تم رہو گے۔ تعلق نے مسکرا کر کہا۔ کیا مطلب؟ میں نے متغیرانہ انداز میں پوچھا۔ او ہو یار، معاف کرنا، دراصل تصدق کوئی اچھا مکان تلاش کرنے میں ناکام رہا تھا، بہرحال ہمیں مکان کی ضرورت تھی، اس لیے میں نے راسن سے کہہ دیا۔ تعلق میں اچھل کر بیٹھ گیا۔ ارے کیا غلطی ہو گئی؟ تعلق نے مسخرے لہجے میں پوچھا۔ یہ بات نہیں ہے، لیکن میں نے افشا سے ابھی مکان کے بارے میں بات نہیں کی۔ کیا مطلب؟ 2 باتیں ہیں، یا تو یہ سمجھے گی کہ میں نے اسے بات چھپائی، یا پھر مجھے اعتراف کرنا پڑے گا کہ میں بے حقیقت انسان ہوں، معاملات میرے علم میں ایک حد تک ہی رہتے ہیں۔ بس فضول بکواس سے پرہیز کرو، کوئی ترکیب کر لیں گے، تعلق نے منہ بنا کر کہا، اور میں اسے کافی دیر تک خاموشی سے گھورتا رہا۔ تب تعلق مسکرا پڑا۔ بس یار، خاموشی سے کام کرنے کو جی چاہا تھا، لیکن تو باقاعدہ ناراض ہو رہا ہے۔ ناراض نہیں ہو رہا، میں نے ایک بات کہی تھی، ایک آدھ غلطی معاف بھی کر دیا کر، اب تو ہو ہی گیا، سنبھال لے۔ تعلق نے کہا۔ میں خاموش ہو گیا۔ چند دن خاموشی رہی، پھر تعلق ہی بولا۔ تیری خاموشی سے میں شرمندہ ہو رہا ہوں۔ نہیں ایسی بات نہیں ہے، خوش رہو میری جان۔ ہاں بالکل، ذرا اسٹاف چیک کر لیں گے، میں نے ابھی تک اسٹاف سے تعارف نہیں حاصل کیا۔ ضرور، میں نے کہا، لیکن ایک شرط پر۔ ہاں جلدی سے بول، تعلق موڈ میں بولا۔ افشا بھی جائے گی؟ اور شکیلا؟ تعلق نے آنکھیں نکالی۔ وہ بھی؟ میں مسکرا پڑا۔ ٹھیک ہے، لیکن ایک بات کا خیال رکھنا عرف، کیا مالک کی حیثیت سے تم سامنے آؤ گے؟ کیا مطلب؟ میرا مطلب اسٹاف سے تعارف کے سلسلے میں۔ اور تمہاری کیا حیثیت ہوگی؟ جو ہے یعنی کہ مالک کا بھائی۔ وہ تو ٹھیک ہے، لیکن سمجھنے کی کوشش کیا کر یار، میں ان جھگڑوں میں نہیں پڑنا چاہتا، اور پھر میں تمہاری دنیا کے کاروبار سے واقفیت حاصل کر کے کروں گا بھی کیا؟ تجھے میری قسم ہے میری جان، جو میں کہہ رہا ہوں وہی کر لے۔ تم نے یہ سب کچھ میرے لیے کیا ہے؟ مجھے بنیاد بننے سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، لیکن تعلق، میرے اور تیرے درمیان لیکن کی گنجائش ہے عارف، تعلق نے عجیب سے لہجے میں کہا، اور میں خاموش ہو گیا۔ در حقیقت وہ شخص کسی سڑک پر پڑے انسان کی ذرا سی بات سے متاثر ہو کر اس کی حیثیت بدل دے، اس سے یہ بات کہہ کر خود شرمندہ ہونا تھا۔ مجھ سے تو بہرحال اس کا ایک واسطہ تھا،
कई मिनट तक खामोशी रही। फिर मैंने कहा, तो मैं अफशा को तैयार कर लूं? हाँ ठीक है। मैंने तवील सांस ली। अरे हाँ, ये आजकल अपना जमशेद भाई घर से गायब रहने लगा है। हाँ, आमतौर से नजर नहीं आता। वैसे इसने मायदे की पाबंदी की है। क्या मतलब? मेरा ख्याल है अब इसने घर की सारी लड़कियों को माँ बहन समझना शुरू कर दिया है। ओ हाँ, आजकल वो किसी के पास नहीं मंडला रहा, या फिर कुछ करने की हिम्मत इसमें है ही नहीं। सवाल ही नहीं पैदा होता। वैसे यार, इसने अपने बारे में तफसील भी तो बता दी है। यानी वो खुद इश्क वगैरह का कायल नहीं है, बकौल इसके मिस्टर शेडोब इसकी जान को आए हुए हैं। क्या वो सच बोल रहा है? मेरा ख्याल है इसमें झूठ बोलने की सलाहियत नहीं है। मुमकिन है, बहरहाल अनोखी शय। वैसे अपने जैसे दूसरे आवारागर्दों की इमारत नशे का आदी नहीं मालूम होता। हाँ, ये बात भी नहीं सोची जा सकती कि नशे ने इसका ज़हन मौफ कर दिया है। बहरहाल वो बेचारा काबिल रहम है, सोचेंगे कुछ इसके बारे में भी। तालुत ने लापरवाही से काफी सोने के लिए करवट बदल ली। दूसरी सुबह बेहद खुशगवार थी। आसमान बादलों से ढका हुआ था। गो बारिश का मौसम नहीं था, लेकिन लग ऐसा रहा था जैसे बारिश होगी। नाश्ते के बाद ही सबके ज़हन मौसम में खो गए। जमशेद भाई भी नाश्ते पर मौजूद थे। वैसे बेचारा अपनी शख्सियत की वजह से कोई नुमाया हैसियत नहीं इख्तियार कर सका था, इसलिए कोई इसकी तरफ तवज्जो नहीं देता था। नाश्ते के कमरे से सब साथ ही निकले थे। तब सीमी ने सबको रोक लिया। क्या क्या बात है, आजकल मौसम काफी सर्द है, वो बोली। ए लो, अभी तो सर्दी का नाम भी नहीं है, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? बुआ ने जल्दी से सीमी की पेशानी पर हाथ रखकर कहा। खुदा के वास्ते मुझे बुखार ना बता दें, सीमी जल्दी से बोली। ए बच्ची, माथा तो गर्म है, बुआ तशवीश से बोली। अल्लाह के वास्ते बुआ, अब खामोश नहीं, अगर अब्बू के सामने कह दिया तो हाँ दुआओं के चक्कर में फंस जाऊंगी। सीमी दोनों हाथ जोड़कर बोली। दुआओं की तो तुम शुरू से चोर हो बीबी, मगर ठीक है बुआ, आप अपना फर्ज जरूर पूरा करें। यानी कमाल है, जरा भी सर्दी नहीं है, उन्हें सर्दी लग रही है। तालुक ने लुकमा दिया। अल्लाह आदिल भाई, बुआ इतनी ही दीवानी है, प्लीज आप नमक हलाल है, मोहब्बत करती है तुमसे, ऐसी क्या बात है? तालुक बोला। सब हंस पड़े। जाइए बुआ, आप नवाब साहब से बात करें। कमाल, सिमी पैर पटक कर बोली। जी सिमी बाजी। कमाल आगे बढ़ाया। तुम इन बुआ को जबरदस्ती ले जाओ, कोठी के वरान हिस्से के किसी कमरे में बंद कर दो, ये इतने अच्छे मौसम का बेड़ा गर्क कराएंगी। सिमी गुराई। बहुत बेहतर। कमाल आगे बढ़ाया। जमशेद भाई, आप भी कमाल की मदद करें, सिमी जल्दी से बोली। और जरूर जरूर। अरे अरे लो और सुनो, नेकी बर्बाद गुनाह लाजम। ए बीबी, तुम्हारी मर्जी है, इलाज करो ना करो, बिस्तर पर पड़ जाओगे तो ठीक है। बुआ बौखलाए हुए अंदाज में पीछे हट गई। सब टहके लगा रहे थे। कमाल तो रुक गया, लेकिन जमशेद साहब के लिए यही काफी था कि किसी ने कोई काम इनके स्पुर्द कर दिया था। चनाचे आगे बढ़कर बुआ को पकड़ने की कोशिश की। पीछे हट, पीछे हट, खबरदार जो मेरे पिंडे को हाथ लगाया। बुआ गुर्राई और जमशेद अहमकाना अंदाज में सीमी की शक्ल देखने लगा। सीमी ने दूसरा मुंह फेर लिया। जमशेद बहुत ताकतवर है, तालू जल्दी से बोला। अगर वो चाहे तो बुआ को उठाकर भी ले जा सकता है। उठाकर तो देखे, हड्डियां तोड़ दूंगी। बुआ ने आंखें निकाली। अब ये जमशेद जाने, तालूद बोला, और जमशेद के लिए यही काफी था। दूसरे लम्हे वो झुका और बुआ को उठाकर ले दौड़ा। बुआ भौंचकी रह गई थी और लोगों के पेटों में हंसने से दर्द हो गया था। अरे अरे, ये बुआ को कहाँ ले जा रहा है? तालू संजीदगी से बोला। अल्लाह आदिल भाई बस करें। सीमी ने पेट पकड़कर हंसते हुए कहा। हफ्शा और शकीला की आंखों में हंसने से आंसू निकल आए थे। हाय, अब तो बुआ क़यामत कर देगी, इनके साथ इतनी बुरी तो कभी नहीं हुई थी। आइए देखें तो सही, देखने के काबिल मंजर होगा। अफशा ने कहा। तोबा तोबा, कैसी हो गई है ये लड़कियां, तुम्हें शर्म नहीं आएगी इन दोनों के खिलवत में जाते हुए? तालू ने शरारत से कहा और सीमी ने शर्म से दुपट्टा मुंह में दबा लिया। खुदा की पनाह, क्या बात का पतंगड़ बनाया है? एहसान ने हंसते हुए कहा। मगर बात हुई क्या थी? बस मेरी शामत, मैंने मौसम की सर्दी की बात कर दी। मेरा मतलब सचमुच के मौसम से तो नहीं था ना। मैं तो कह रही थी बहुत दिन से कोई तफरीह नहीं हुई, सब लोग सरस सरस से हैं, तफरीही मामला में कोई पुरजोश नहीं है। सिमी बोली। ओ ये बात थी। शामत की मारी बुआ की मोहब्बत जोश मारने लगी। वो समझी कि मैं सर्दी का शिकार हो गई हूँ। हाँ, ये बात सोचने की है। तालू ने गर्दन हिलाते हुए कहा। क्या यही कि पिछले कुछ अरसे से मौसम काफी सर्द चल रहा है, और फिर आज तो बादलों ने और हलचल मचा दी है। क्या कहा जा सकता है? मैंने कहा। क्या मतलब ये कि हम घर से निकले और धूप निकल आए? आसार तो नहीं है, बादल गहरे होते जा रहे हैं। सीमी ने कहा। हमें मुश्किल पेश आएगी। तालूद बोला। कैसी मुश्किल? आप समझती नहीं है सीमी, इंसान को इतना बेहस भी नहीं होना चाहिए। तालूद मुंह बनाकर बोला। अरे अरे, क्या शिकायत पैदा होगी मेरे भैया को? सीमी ने प्यार से कहा। एहसान, अगर सैर करने निकलेंगे तो तुम इनके साथ होगी, बाकी लोग? खुदा की कसम, हसरत में मुतला ना करें आदिल भाई। सीमी जल्दी। क्या मतलब? कितनी ख्वाहिश अपने भैया का सेहरा देखने की। अरे बाप रे बाप, तालू तो चल पड़ा। सच में तो सीमी, शादी करने में जो चीज मेरे सब ज्यादा माने है वो सेहरा है। अगर सेहरा ना बांधना पड़े तो मैं 10 शादियां करने को तैयार हूँ। वैसे तुम्हें ये सुनकर खुशी होगी कि मेरे बरादर मोहतरम को सेहरा बांधने में भी कोई इतराज नहीं है। तालुक का इशारा मेरी तरफ था। एक कर दूंगी, जिंदा नहीं छोड़ूंगी। हाय, अब ये भी लिखा था तकदीर में। बुआ की आवाज सुनाई दी, वो बड़ी तेज से आ रही थी। हम सब अलर्ट हो गए और तुम सब देखते रहे। ए सीमी बिटिया, हाय अब किस पर नाज करूंगी, तुझे भी ख्याल ना आया? अरे इस जमशेद की ऐसी की तैसी, कहाँ गया वो? जमशेद की ईंट से बजा दूंगा मैं तो। आओ मेरे साथ। गजब खुदा का, इसे मजाक में ये बात कही थी, लेकिन इसे सच में ये हरकत कर डाली। तालू ने मेरा बाजू पकड़ा और तेज से चल पड़ा। मैं समझ गया था कि तालू इस वक्त वहां से फूट जाना चाहता है। हम दोनों सीधे अपने कमरे में आ गए। तालूत मुस्कुराने लगा। बदमाशी की इंतहा कर डाली तुमने।